आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आखर ज्ञान में। आज का हम अपना जो विषय है वह है मानचित्र कार्य से रिलेटेड है। यानी कक्षा 10 के अंदर मानचित्र का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उन 4 ऑप्शंस के आपको 4 नंबर मिलते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि आपको वो नंबर श्योर करने हैं, क्योंकि आपकी बुक में जितने भी मैप्स हैं उन मैप्स को हम यहाँ पे बारी बारी से कवर करेंगे। जैसे कि आज हम सबसे पहले मिनरल्स को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनको कवर कर लेंगे। तो अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं, उद्योगों को कवर करेंगे, मिनरल्स को कवर कर लेंगे, अपने जो भी अन्य परिवहन है उनके साधनों को हम कवर कर लेंगे, पोर्ट्स को हम कवर कर लेंगे। तो एक एक करके जब हम सारे जितने भी मैप्स हैं आपकी बुक के अंदर उनको कवर कर लेंगे तो उनसे बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। और लगभग सिंपल से जो है वो ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं और आप उनको आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के जो महत्वपूर्ण खनिज, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, भारत के जो महत्वपूर्ण खनिज, यानी यहाँ पे देखो टॉपिक लिखा हुआ है महत्वपूर्ण खनिज, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये भारत का जो आउटलाइन जो दे रखा है उसके अंदर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको वो भी पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको सबसे ऊपर ही ऊपर नॉर्थ में यानी उत्तर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि भारत का उत्तर और उत्तर पूर्व, यानी कि यहाँ हम बात करें ये नॉर्थ और उसके बाद में यहाँ पे ये उत्तर पूर्व में इधर। ठीक है, चीन, एक तो चीन है ही, चीन है, उसके अलावा पहले तिब्बत था, ठीक है, जो कि ऑटोनमस था और अब जो है वो चाइना के अंडर में है। तो चीन है, तिब्बत, ये दोनों जो हमारे हो गए पड़ोसी देश, यानी उसको हम चीन ही कहेंगे, तिब्बत नहीं बोलेंगे। ठीक है, चीन। उसके बाद में हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान की हम बात करें, इधर ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पश्चिम के अंदर है ना, और थोड़ा उत्तर वाला भाग भी इसमें आ जाता है। यहाँ हम बात करें अफगानिस्तान है, अब वो नहीं है पार्ट्स, पहले अफगानिस्तान भी यहाँ से टच हुआ करता था, लेकिन जम्मू और कश्मीर वाले जो ये ऊपर वाले भाग है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं। इसलिए वर्तमान समय में हम देखें तो भारत का ये हिस्सा जो है पाक ने इसके ऊपर ऑक्यूपाई इसको कर रखा है, इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इस पार्ट्स को हम जो है वो अफगानिस्तान से अलग हो जाते हैं इसी वजह से, वरना पहले हम अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे, है ना। और पाकिस्तान के बाद में हम बात करें, थोड़ा हम यहाँ पे वापस चीन वाली साइड में आए तो यहाँ पे नेपाल हमारा पड़ोसी है, ये रहा नेपाल, ये हमारा पड़ोसी हो गया। उसके बाद नेपाल से आगे जो नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल और ये भूटान, इन दोनों के मध्य में अपना एक स्टेट है। ठीक है, बफर स्टेट हम इसको कह सकते हैं वैसे। तो ये सिक्किम, सिक्किम हमारा एक राज्य है, यहाँ पे मिड में आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम राज्य है। उसके बाद हम बात करें ये दो, एक दो तीन चार, चार पड़ोसी देश हमने यहाँ पे जो है वो राउंड में मैंने आपको दिखा दिए हैं, चार पड़ोसी देश तो ये हो गए। उसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे आपको थोड़ा इस मानचित्र को हम ऊपर की साइड में ले लेते हैं, इनको हटा करके। तो उसके बाद में हमको यहाँ पे एक और दो देश और दिखाई दे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए, इस मानचित्र को मैंने ऊपर कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊपर मैंने चार तो बताए थे आपको, एक यहाँ पे पांचवा जो राष्ट्र हो गया अपना, जो पड़ोसी देश हो गया, वो कौन सा हो गया, बांग्लादेश। ये देश के लिए बांग्लादेश हो गया। उसके बाद में इधर अपने पूर्वी भाग में बांग्लादेश एक तो है ही, एक जो पूर्वी भाग में है आपका म्यांमार, है ना। तो चार वो थे, दो ये हो गए, छः, छह राष्ट्र तो ये हो गए अपने जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम एक और बात कर लेते हैं, सागर की बात हम कर लेते हैं। इधर आपका ये अरब सागर हो गया, ठीक है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, यानी साथ साथ में हम इसको कवर करते हुए चलते हैं। वैसे अपना टॉपिक था मिनरल्स का है, खनिज का है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और भी अदर जो साइड में जो चीज़ें हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है इनके बारे में जानना। ठीक है, और अब थोड़ा हम इसको
इस मैप को थोड़ा ऊपर और खिसकाएं तो हमें जो है एक और हमारा पड़ोसी देश जिसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पड़ोसी देशों की बात खत्म हो जाएगी। श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी हो गया, है ना। तो इस प्रकार 7 हमारे ये पड़ोसी देश जो मैंने बात करी ये हो गए। अब इस प्रकार ये हमारा काम कंप्लीट हो गया कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से थे, है ना। भारत के दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है और हिंद महासागर के ही 2 पार्ट्स यहाँ पे हमने बात करी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। इस मैप में हम क्या देखने वाले हैं, इस मैप में देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक इंडेक्स बनी हुई है, ठीक है। मैप में देखने का यही तरीका है। इस इंडेक्स के अंदर आपको देखो लौह अयस्क का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको लौह अयस्क की खानें दिखाई दे रही है, माइंस, ठीक है। इसमें तो माइंस के लिए आपके सामने क्या चिन्ह बना रखा है ना। इधर ये चिन्ह बता रखे हैं कि इस मैप में जिस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं उसी प्रकार की चीजें वहां पर दर्शाई गई है। तो अयस्क क्षेत्र है ना। आयरन और लौह अयस्क यानी आयरन और का जो जितना भी क्षेत्र है भारत के अंदर उसके लिए यहाँ पे लाइनिंग का प्रयोग की गई है। और लौह अयस्क की खाने हैं वहां पे जो है वो त्रिभुज का प्रयोग किया गया है यहाँ पे रेड कलर में। उसके बाद में लौह अयस्क के निर्यातक पतन जहां से हम लौह अयस्क को अन्य देशों में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, वो पतन भी हैं, वो बंदरगाह भी यहाँ पे हमको प्रदर्शित किए गए हैं, जिनको हमने यहाँ पे वर्ग के माध्यम से यानी ब्लैक वर्ग के माध्यम से इस मानचित्र में प्रदर्शित किया है। उसके अलावा हम इस मानचित्र में कौन से मिनरल्स की बात करेंगे, मैग्नीज की भी बात करेंगे। इसमें हम बॉक्साइट की भी बात करेंगे, बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, तो हम बॉक्साइट की भी बात करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे अभ्रक यानी स्टार के माध्यम से हमने अभ्रक को दिखाया है, तो अभ्रक की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका परिचय कि इस मानचित्र के अंदर कौन सा जो है वो चीज वो किस चीज को प्रदर्शित कर रही है, उस हिसाब से हम इसकी बात करने वाले हैं। चले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोहा अयस्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोहा जो होता है वो किसी भी राष्ट्र के अंदर एक आधारभूत उद्योग होता है। यानी अन्य जितने भी उद्योग होते हैं ना, उन सभी उद्योगों के लिए ये क्या करता है, ये एक बेस तैयार करता है। क्योंकि अन्य उद्योगों के अंदर जिन मशीनों की आवश्यकता होगी उन मशीनों के लिए लोहा कौन प्रोवाइड करवाएगा, लोहा इस्पात उद्योग ही तो प्रोवाइड करवाएगा, है ना। तो जो भी बेसिक चीजें बनती है वो लोहे से बनती है, इसलिए लोहे को आधारभूत उद्योग बेसिक इंडस्ट्री जो है वो कहा जाता है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले लोहा जहाँ प्राप्त होता है, लोहा अयस्क जहाँ प्राप्त होता है उसकी हम बात करेंगे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरुआत कर लेते हैं। इस मैप को थोड़ा सा मैं नीचे खिसका देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं लोहा अयस्क की। कि जो लोहा अयस्क है भारत के अंदर ज़्यादा इतना सोचने विचारने की इसमें बात नहीं है। लोहा कुछ लिमिटेड जगहों पर ही मिल रहा है और वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर, देखिए आपको भी मालूम पड़ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, देखो लोहा अयस्क का आपको ध्यान रखना है कि लोहे के लिए देखिए यहाँ पे क्या साइन किया गया है ना। तो यहाँ आप देखेंगे इस मानचित्र के अंदर मैं जहाँ आपको राउंड नोटिफाई करके बता रहा हूँ वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये जो यहाँ पे एक राउंड में नोटिफाई कर रहा हूँ, इस आप एरिया को देखिए, यहाँ पे चिन्ह किया हुआ है ना लोहा अयस्क का क्षेत्र। ये देखिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ झारखंड, है ना। ये वो वाली पेटी है, छोटा नागपुर का पठार वाली पेटी है जहाँ पे यह लोहा प्राप्त हो रहा है ना। तो इस क्षेत्र में कुछ स्पेशली हम बात करें, कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि सुंदरगढ़ है, केंदुझार है, मयूरभंज है ना। ये क्या है, ये लोह अयस्क के क्षेत्र हैं। तो ये वाला जो लोह अयस्क वाला क्षेत्र यदि आपको मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए बताया जाए कि मान लीजिए लोह अयस्क के जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनके अंदर उत्पादन को प्रदर्शित कीजिए, उत्पादन को बताते हुए उसको मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो आपको मानचित्र में इन स्थानों को यानी कि थोड़ा उड़ीसा को लेना है, इधर से हम थोड़ा पश्चिम बंगाल को, और इधर से हम क्या करेंगे झारखंड को लेते हुए यहाँ पे एक क्षेत्र यहाँ बता देंगे, है ना। यहाँ नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ पे लोहा अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। आपको देखो स्थानों को आपको याद रखना है, स्थानों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मयूरभंज हो गया, केंदुझार हो गया, सुंदरगढ़ और गुआ,
ठीक है, ये क्षेत्र क्या हो गए, अपने लौह अयस्क क्षेत्र हो गए, छोटा नागपुर के पठार वाली पेटी हो गई। उसके बाद में दूसरी पेटी की हम बात करें, दूसरी पेटी यहाँ पे जो कि बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसके अलावा जो मैकाल रेंज है अपने छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर वहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये जो पेटी है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वाली पेटी है, छत्तीसगढ़। और उसके अलावा इसको हम कहेंगे महाराष्ट्र से टच होती हुई पेटी, है ना। तो ये वाली जो पेटी है, ये दूसरा क्षेत्र हो गया अपना लौह अयस्क का। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, यानी एक नंबर पेटी अपनी ये हो गई, दूसरी नंबर लौह अयस्क की पेटी ये हो गई। उसके बाद में तीसरी पेटी जो है वो इधर भारत के इधर पश्चिमी भाग के अंदर हम देखें, जो कि आपके सिमोगा, कुद्रेमुख, बेलारी, हॉस्पेट क्षेत्र है, चिकमंगलूर क्षेत्र है, इनके अंदर कर्नाटक, स्पेशली जो हम बात करें कर्नाटक राज्य है इसमें, ठीक है। कर्नाटक राज्य के अंदर ये खाने हैं जहाँ पे लोहा अयस्क प्राप्त होता है। उसके अलावा गोवा के अंदर भी, है ना, यहाँ पे गोवा और महाराष्ट्र, यहाँ भी इस रत्नागिरी और इस गोवा वाले क्षेत्र के अंदर भी ये एक चौथी जो माइनर पेटी जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारी ये तीन पेटियां हो गई, ये तीसरी पेटी हो गई और ये चौथी पेटी हो गई। तो लोहा अयस्क के लिए हमको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लोहा अयस्क के लिए चार पेटियां हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो इधर से हम बढ़ेंगे, किस साइड से बढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम छोटा नागपुर के पठार से, जिसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का भंडार कहते हैं, वहां से स्टार्ट होते हुए हम क्या करेंगे, यानी पूर्व से स्टार्ट होकर के पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे और ये हम पेटियों को नोटिफाई करते जाएंगे और ये चार पेटियां हो जाएंगी। लोहा अयस्क के हमारे प्रमुख क्षेत्र हो गए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लोहा अयस्क की खाने, इन्हीं के साथ में ये खाने हो जाएगी, है ना, जैसे बेलारी है, तुमकूर है, चिकमंगलूर है, कुद्रेमुख है, ये प्रमुख खाने हो जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे माइंस है, जहाँ पे लोहा निकलता है, लोहा इसके खाने, लोहा इसके क्षेत्र एक ही जगह पे हो गए, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब हमें देखना है यहाँ पे कि लोहे अयस्क के निर्यातक पतन कौन से, यानी कि जहाँ से हम लोहे को बाहर की साइड बेचते हैं। अब पतन है, इसका मतलब है कि वो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में ही होंगे, निश्चित सी बात यही है, आपको पता होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पतन की बात करते हैं, जो हमारे समुद्र के जो हैं पतन, उनकी बात हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं जहां से हमने सबसे पहले लोहा अयस्क की शुरुआत करी थी पहली पेटी से, वहीं से हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। हमारे सामने देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पाराद्वीप, है ना, ये पाराद्वीप रहा, ठीक है। पाराद्वीप उड़ीसा में है और ये क्या है, निर्यातक पतन है, ठीक है। उससे थोड़ा हम नीचे आए तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये भी क्या है, एक निर्यातक पतन है जहाँ से लोहे का निर्यात अन्य देशों को किया जाता है। हम प्रमुख पतनों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो माइनर्स और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेजर जो हमारे पोर्ट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा इधर आ जाएं, यानी कि ये हमारा पूर्वी भाग कंप्लीट हो गया। अब हम यदि पश्चिम भाग की तरफ आ जाएं तो पश्चिम के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंगलोर, ठीक है, मैंगलुरु जो कि कर्नाटक के अंदर है, बेंगलुरु और मैंगलुरु, है ना, तो कर्नाटक के अंदर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो मैंगलुरु कर्नाटक का पतन है, जहाँ से लोहा अयस्क का निर्यात जो है वो हमारे जो भी अरब कंट्रीज वाले जो भाग हैं, अफ्रीकन जो कंट्रीज है, वहाँ पे उसका निर्यात किया जाता है। और विशाखापट्टनम और पारादीप के माध्यम से जो है वो हमारे एशिया के जो इंडोनेशिया है और बाकी अन्य देशों के अंदर इधर एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में इनका निर्यात किया जाता है। उसके अलावा मैंगलुरु की बात करें, मैंगलुरु वाला हो गया। मैंगलोर के बाद में थोड़ा हम ऊपर बढ़े तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मारमागाओ पोर्ट, मारमागाओ बंदरगाह। तो इस मारमागाओ बंदरगाह के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, लौह अयस्क का निर्यात जो है वो अन्य देशों को करते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये क्या हो गए, हमारे ये मुख्य पतन हो गए जहाँ से हम अन्य देशों को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है जी। अब लोहा अयस्क का काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया कि लोहा कहाँ कहाँ भारत में मिल रहा है, ज़्यादा कोई बड़ा कुछ नहीं है इशू। चार यहाँ पे हमने पॉइंट नोटिफाई किए थे। उसके बाद में हमने लोहा अयस्क की खाने देख ली है, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपको लोहा अयस्क की खाने बता देना है, कुछ नाम है स्पेशली आपको देख लेना है, इसमें इसको याद कर लेना है, आपकी बुक्स में भी है ये चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा मैग्नीज की बात करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं लोहा इस्पात की, है ना, जब हम लोहा इस्पात बनाते हैं तो इस्पात
कब बनता है? लोहा अयस्क तो और होता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई रहती है। जब हमें लोहा इस्पात बनाना होता है तो इस लोहे के अंदर हम क्या करते हैं, अन्य चीजों को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे मैग्नीज को इंक्लूड कर देते हैं। इससे क्या होता है, लोहा मजबूत बनता है। तो अब इसका मतलब हुआ कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए मैग्नीज भी एक आवश्यक खनिज होता है। तो मैग्नीज की जहाँ जहाँ जो है वो प्रोडक्शन होगा, वहाँ वहाँ लोहा इस्पात उद्योग की जो है वो प्रधानता पाई जाएगी। अब आप देखिए, हमने जैसे लोहा लोहा अयस्क जहाँ देखा था, जैसे कि लोहा अयस्क की हमने बात करी थी, इस पेटी की हमने बात करी, है ना, इस पेटी की बात करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैग्नीज का साइन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैग्नीज वाला साइन ये, तो इस मैग्नीज वाले साइन देखिए सुंदरगढ़ के अंदर और केंदुझर के अंदर, सुंदरगढ़ और केंदुझर, यहाँ पे इस उड़ीसा वाले भाग में जो है वो क्या मिल रहा है, मैग्नीज प्राप्त हो रहा है। तो मैग्नीज लोहा इस्पात के लिए जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे लोहा इस्पात के उद्योग यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा हम देखें, यहाँ पे आप देखिए नागपुर यानी महाराष्ट्र और बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, नागपुर बालाघाट छिंदवाड़ा ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे मैग्नीज मिलता है। यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो ये पेटी है, बालाघाट छिंदवाड़ा वाली पेटी है, यहाँ पे मैग्नीज मिलता है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैग्नीज मिलता है, तो यहाँ पे भी लोहा इस्पात के उद्योग यहाँ पे हैं। उसके अलावा मैग्नीज है वो कर्नाटक में भी प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, लौह इस्पात उद्योग विकसित हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक गोवा के अंदर भी ये क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लौह अयस्क के क्षेत्र हैं वहाँ पे मैग्नीज भी मिलता है, इसलिए लोहा इस्पात ये उद्योग हैं वो स्पेशली यहाँ पे स्थापित हुए हैं। मैग्नीज के बाद इसी मैप में हम देख लेते हैं बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो एक बहुत ही हल्की धातु है, जो कि एक ताप को सहने वाली भी धातु है ना, इसलिए बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का उपयोग आजकल अल्टरनेट के रूप में जो है वो लोहे के अल्टरनेट के रूप में किया जा रहा है। अब हमें देखना है बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है ना, स्पेशली बॉक्साइट है वो कहाँ कहाँ मिलेगा। चलिए, बॉक्साइट है, बॉक्साइट के जो है वो कुछ ही स्थान है जहाँ बॉक्साइट मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि बॉक्साइट जो है वो कोरापुट है, कोरापुट उड़ीसा के अंदर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, उधर मेकाल रेंज है, ये मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे है। इसके अलावा अमरकंटक की जो पहाड़ी है एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़, ये भी इसकी बाउंड्री के ऊपर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अमरकंटक। तो अमरकंटक, बिलासपुर, मेकाल और कोरापुट, यहाँ पे स्पेशली क्या मिल रहा है, मैग्नीज आपके सॉरी बॉक्साइट मिल रहा है। उसके अलावा कटनी मध्य प्रदेश में है, कटनी भी, तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, मैग्नीज। तो मैग्नीज की एक पट्टी है जो कि यहाँ मिल रही है, इस मानचित्र में आपको देखने को मिल रही है, क्रमशः ही है ये, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा है, वहाँ पे मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज के बाद जो है वो हमारा अगला जो मिनरल था इस मानचित्र में वो था अभ्रक। ठीक है, अभ्रक की हम बात करेंगे अब। अभ्रक के लिए स्टार का प्रयोग किया गया है इस मानचित्र के अंदर। तो हम इस थोड़े से मैप को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अभ्रक का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा उत्तर में भी है, इसलिए हम इस मैप को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बाकी ज़्यादा नॉर्थ में तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में भी क्या है, अभ्रक की जो है वो उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए हम राजस्थान को नोटिफाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभ्रक का जो उत्पादन राजस्थान के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र जो है अजमेर वाला, यहाँ पे यह अभ्रक मिलता है ना। और अभ्रक जो है वह अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये काम में आता है ना। हाँ, और उसके अलावा राजस्थान की हम बात करें, उसके अलावा देखिए और भी स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे नेल्लोर की हम बात कर लेते हैं। नेल्लोर आंध्र प्रदेश का नेल्लोर है, वहाँ भी अभ्रक मिलता है ना। और उसके अलावा यहाँ पे गया, ये बिहार के अंदर है गया, और हजारीबाग है वो झारखंड के अंदर है। हजारीबाग झारखंड और गया हो गया बिहार, इनके अंदर भी अभ्रक जो है वो प्राप्त होता है। तो ऐसे आंध्र प्रदेश अभ्रक के लिए, और ऐसे अजमेर, है ना, अभ्रक से आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और स्पेशली अजमेर राजस्थान के अंदर ये क्या है, अभ्रक के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इनको ना। उसके अलावा जो माइनर्स की हम बात करें तो गया बिहार में भी है और झारखंड के अंदर भी ये
अभ्रक जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस मानचित्र वाले जो हैं जितने भी मिनरल्स थे वो हमने देख लिए हैं, और इनको आपको देखो देखना तो आपको ही पड़ेगा, याद तो आपको ही करना पड़ेगा इसको, है ना। इसलिए इनको अच्छे से जो है वो देख लेना है, वीडियो को एक बार वापस देख लेना, आपकी बुक में भी है, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा अगला मैप है उसकी हम बात कर लेते हैं, उस मैप की तरफ चलते हैं। चलिए, ये तो हमारा मिनरल्स का था, अब हमारा जो है वो ऊर्जा स्रोत का है ना। ऊर्जा स्रोत का है। चलिए ऊर्जा स्रोत की बात कर लेते हैं। ये जैसे टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसमें लिया लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के कुछ गैर परंपरागत स्रोत भी होते हैं, कुछ परंपरागत भी होते हैं। परंपरागत वो हैं जिनका हम काफ़ी लंबे समय से हम प्रयोग करते आ रहे हैं, वो परंपरागत स्रोत है, यानी ट्रेडिशन में है हमारे। और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक हमने उनको ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है, अभी अभी उनका प्रयोग करना शुरू किया है, यानी वो अभी हाई लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, तो उनको हम गैर परंपरागत स्रोत करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको देखना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोयला है, पेट्रोल है ना, उसके अलावा गैस है ना, ये सब क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। लकड़ी का प्रयोग हम करते आ रहे हैं ना, तो ये भी हमारे ऊर्जा के स्रोत है। तो इस प्रकार ये तो हमारे हो गए परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं, है ना, कि इस मानचित्र के अंदर हम क्या देखेंगे। इस मानचित्र में हम क्या देखने वाले हैं, इस मानचित्र के अंदर हम कोयला क्षेत्रों को देखेंगे कि भारत में कौन कौन से कोयला क्षेत्र, कहाँ कहाँ कोयला मिलता है। उसके अलावा कोयले की खानें कहाँ पर है वो हम देखेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें भारत में तेल कहाँ कहाँ प्राप्त होता है ना। उसके अलावा गैस कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, और एचवीजे, हिंदुस्तान की जो ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन एचवीजे, ये गैस पाइपलाइन का जो है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है उसको भी हम यहाँ पे इस मानचित्र के तहत देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम कोयला क्षेत्र को देख, कोयला क्षेत्र को यहाँ पे जो है वो तिरछी लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है। तो आपको ये देख लेना है कि जहाँ आपको तिरछी लाइनें दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको कोयला प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आसाम के अंदर आपको कोयला क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ये जो क्षेत्र है आपको कोयले का, ये आपको दिखाई दे गया होगा कोयला क्षेत्र। एक नंबर पेटी ये हो गई। उसके बाद में हम बढ़ें, यानी भारत की सबसे ज़्यादा जो प्राप्त करने वाली, जो कोयला प्राप्त करने वाली पेटी है, ये वाली पेटी, ठीक है, 2 नंबर पेटी। ये 2 नंबर पेटी है जो कि झरिया, रानीगंज, तालचर, कोरबा, सिंगरौली, बोकारो, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कोयला प्राप्त होता है। ये पेटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राप्त नहीं, आपने देखा था कि यहाँ पे लोहा आईएस को भी सबसे ज़्यादा मिल रहा था, और यहाँ पे ये भी ज़्यादा मिल रहा है, कोयला भी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग काफ़ी फलित फूलित है। उसके अलावा एक पेटी देखिए, मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से गुजरते हुए और आंध्र प्रदेश में जा रही है, ये वाली पेटी है जो कि लंबवत रूप में है ना। ये पेटी 3 नंबर की पेटी, इस पेटी को भी आपको ध्यान रखना है। सिंगरेनी यहाँ पे एक प्रमुख स्थान है जहाँ पे ये कोयले की खान है, सिंगरेनी वाली खान। यहाँ पे सिंगरेनी कहाँ पर है, सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये तीसरी पेटी हो गई। अब ये तो 3 मेजर पेटियां यही हैं। बाकी जैसे कोयले की हम बात करें तो ऐसे तो नेवेली तमिलनाडु के अंदर भी प्राप्त होता है कोयला, ठीक है। और राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है ना, उधर बीकानेर, वहाँ भी कोयला प्राप्त होता है, लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। तो ये तो माइनर क्षेत्र हैं, मेजर क्षेत्र यही हैं। यानी एक क्षेत्र यहाँ पे आसाम वाला क्षेत्र हो गया, और आसाम के बाद में यहाँ पे ये वाला हो गया, और 3 नंबर आपका जो है वो ये लंबवत जो है मध्य प्रदेश से होते हुए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से, सॉरी तमिलनाडु क्या, आंध्र प्रदेश से होते हुए सिंगरौली तक जा रहा है, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम जो है थोड़ा सा इसको नीचे करके यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी कोई क्षेत्र तो बचा नहीं है यहाँ पे, स्पेशली जो है वो कोई और नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। अब हमारे सामने कोयला खानों की बात हुई है, तो कोयला खाने आपको दिख ही रही है यहाँ पे, जिनमें त्रिभुज बना हुआ है, जैसे सिंगरौली है, बोकारो है ना। ये जहाँ जहाँ आपको दिख रही है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सबसे बड़ी खाने हैं। तालचर है उड़ीसा के अंदर, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, सिंगरेनी है आपके आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु के अंदर है ना। इस प्रकार की कुछ स्थान है जहाँ पे ये कोयला की खाने यहाँ पे हैं। अब हम कोयला खाने के बाद में जो है
वो खान के बाद में अब हम चलते हैं तेल क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर जो है वो प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख तेल क्षेत्र, सबसे पहले देखो भारत में तेल क्षेत्र की खोज हुई थी आसाम के अंदर, है ना। तो आसाम के अंदर खोज हुई थी, हम सबसे पहले वहाँ चल लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि नाहरकटिया और डिगबोई, यहाँ पे तेल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। नाहरकटिया, डिगबोई, है ना, मोरन, ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है, तेल के क्षेत्र हैं। हजीरा, सॉरी हजीरा नहीं है, नजीरा है। और ये क्षेत्र क्या है, ये आसाम के अंदर सबसे पहले तेल की खोज हुई थी यहाँ पे, ये स्थान पे। ठीक है। अब उसके अलावा तेल क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो हम चले थे पूर्व की ओर, अब हम आ जाते हैं बिल्कुल पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आए तो यहाँ हम देखेंगे कि मुंबई से दूर जो बसीन क्षेत्र है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। उसके अलावा मुंबई हाई, ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पे तेल प्राप्त होता है। ये तो हो गए मुंबई के। मुंबई के अलावा गुजरात के अंदर भी तेल मिलता है, जैसे कि कलोल क्षेत्र है, अंकलेश्वर है, यहाँ पे तेल प्राप्त होता है। तेल के साथ साथ यहाँ पे गैसेस के कुछ पॉइंट्स भी हैं ना, गैस के संचित भंडार भी है। यहाँ भी देखो तेल के साथ गैस प्राप्त हो रही है। राजस्थान के अंदर भी तेल के साथ, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है वो, जहाँ पे रिफाइनरी लगी है पंचपदरा में, वहाँ पे गैस भी प्राप्त हो रही है ना। यहाँ पे आप देखोगे देखो यहाँ भी गैस प्राप्त हो रही है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी गैस प्राप्त हो रही है ना। तमिलनाडु के पास में जहाँ पे केजी बेसिन, कावेरी गोदावरी का जो बेसिन है, वहाँ भी तेल और गैस, प्राकृतिक गैस के मुख्य भंडार है। तो आपको गैस और तेल की ध्यान रखना है। जो यहाँ पे देखिए, एक क्षेत्र तो आपका कौन सा हो गया, असम वाला हो गया तेल का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई हाई बेसिन वाला, और एक ध्यान रखना आपको गुजरात, अंकलेश्वर, कलोल, ये हजीरा वाला हो जाएगा। एक हम बात कर रहे थे कि हजीरा बीजापुर से जो गैस पाइपलाइन जा रही है उसका आपको इस मानचित्र में वैसे भी दिखाई दे ही रही होगी। ये आप देख सकते हैं कि एचवीजी जो लाइन है वो यहाँ हजीरा से जाते हुए, हजीरा से होते हुए, हजीरा के बाद विजयपुर, यानी आपके मध्य प्रदेश के अंदर, हजीरा हो गया आपका गुजरात के अंदर, गुजरात फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से फिर ये कहाँ जा रही है, जगदीशपुर तक जा रही है। जगदीशपुर कहाँ हो गया आपका, यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, यही तो पाइपलाइन का नाम था, HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये HVJ पाइपलाइन यहाँ से गुजरते हुए जाती है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा इसको, जो एक आपको देखो अंता अंता नाम दिखाई दे रहा है, बारा के अंदर, राजस्थान में अंता जगह है बारा, जहाँ पे उर्वरक बनाने का काम होता है। इस गैस पाइपलाइन से उसको गैस प्राप्त होती है, और उस गैस से क्या बनता है, उर्वरक बनता है। तो अंता भी इससे क्या है, वो इसको फायदा, इसको अंता को पहुंच रहा है। ठीक है। अब ये हमारा ये मानचित्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस मानचित्र के साथ में अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो मानचित्र है ऊर्जा संयंत्रों का, कि भारत के अंदर कौन कौन से ऊर्जा संयंत्र हैं, है ना। हम ऊर्जा संयंत्रों की बात कर लेते हैं, मेन जो हैं कौन कौन से हैं। यहाँ हम किस किस की बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसको नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि इस मानचित्र में किससे क्या चीज़ प्रदर्शित की गई है। यहाँ आप देखेंगे आणविक जो खनिज हैं, आणविक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको जो है वो स्टार्स से प्रदर्शित किया गया है। और दूसरा जो है उसको तापीय को बिल्कुल गोल पॉइंट से प्रदर्शित किया गया। जहाँ जहाँ ताप, ताप वाले तो मेजर हैं बहुत सारी जगह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो आणविक है वो कुछ कुछ जगहों पर है भारत के अंदर। उन स्पेशली हमको आणविक का ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो हम अब चलते हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उत्तर से शुरू कर लेते हैं कि आणविक जो खनिज हैं वो भारत में, आणविक स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नरोरा, नरोरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा है, ये आणविक संयंत्र है भारत का। उसके बाद में रावत भाटा की हम बात करें, राजस्थान के अंदर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थापित है। उसके बाद में हम बात करें काकरापारा, काकरापारा है गुजरात के अंदर, यहाँ भी ये है आणविक संयंत्र है जिससे कि ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। तारापुर, तारापुर है ये सबसे पहला, भारत का सबसे पहला जो आणविक संयंत्र था वो तारापुर में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है केगा, कर्नाटक के अंदर है केगा, जहाँ पे भी क्या है, आणविक ये संयंत्र है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ें, इनको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप पे दक्षिण में आपको ले आते हैं। दक्षिण में देखिए यहाँ पे है कलपकम। ठीक है। कलपकम, कलपकम कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। तो कलपकम हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या देखना है, 6-7 कुछ पॉइंट्स हैं आणविक के, वो हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा तापीय है, जो कि कोयले से जहाँ ऊर्जा हमको मिल रही है, वो तो बहुत सारे हैं राजस्थान मतलब भारत के अंदर, तो वो हमको इतना को खास ध्यान नहीं रखना है। हमको आणविक का स्पेशली ध्यान रखना है, तो वो आणविक को मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपके लिए
अलग से जो है वो राज्यवार लौह अयस्क का उत्पादन जो किया गया है ना, जो आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, बुक्स के पीछे वाले पार्ट्स के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपको याद रखना है। जब आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा सवाल आता है, तो उसमें आपको राज्यवार लौह अयस्क का उत्पादन बताना होता है प्रतिशत के अंदर, है ना। तो उन राज्यों के आपको नाम बताते हुए और उनका वर्णन करना होता है कि उन राज्यों में कहाँ कहाँ कौन कौन से खाने हैं और कौन कौन से कितना कितना प्रतिशत वहाँ पर प्राप्त होता है, ये बताना होता है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको लौह अयस्क का उत्पादन बताया गया है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और आपको यही याद रखना है ना। बाकी आपको और कहीं से याद नहीं करना है, आपको यही लिखना है और यही याद करना है, जब क्वेश्चन आए तो यही उतारना है। अब देख लीजिए, लोहा अयस्क का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। एक नंबर पे आप देखेंगे, एक साइड आपको राज्य दिया हुआ है, एक साइड आपको उत्पादन का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उड़ीसा सबसे ऊपर है, जो कि देश का 52% लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। उसके बाद में आता है उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, जो कि 16% लोहे का उत्पादन करता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उसके बाद में हमने देखो लोहा अयस्क की हमने पेटियां देखी थी, है ना। तो वहां पे हमने ये जो छोटा नागपुर के पठार वाला जो भाग देखा था, तो वहाँ पे उड़ीसा उसमें शामिल था, है ना, उस पेटी के अंदर। तो यहाँ पे उड़ीसा सबसे मेजर है उसके अंदर, है ना। कर्नाटक, जो कि 14% के साथ में तीसरे नंबर पर है। उसके बाद में उस छोटा नागपुर वाले पेटी के अंदर झारखंड भी था, जहाँ पे 11% जो है वो लोहा अयस्क प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये 4 राज्य हैं जो कि भारत का लगभग लोहा अयस्क उत्पादित करते हैं, और बाकी अन्य अन्य स्टेट्स के अंदर केवल 7% लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि खनन मंत्रालय, जो माइनिंग मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और आपको इसी को ही याद रखना है और इसी को ही आपको उतार के आना होगा एग्जाम की कॉपी के अंदर। तो इन स्टेट्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैग्नीज की बात कर लेते हैं। लोहे के साथ में हमने मैग्नीज को भी देखा था, तो अब हम मैग्नीज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नीज, मैग्नीज के अंदर मध्य प्रदेश, देखिए हमने वो पेटी देखी थी मैग्नीज की, आप वापस रिवाइज कर लेना। जब आप ये देखो तो आपके दिमाग में शायद वो निकल गया होगा वहाँ से, तो उस मानचित्र वाली चीज़ को वापस देखना आपको, और वापस देखोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा कि हमने देखो यहाँ यहाँ ये स्थान देखे थे और यहाँ यहाँ उत्पादन हो रहा है ना। तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे ऊपर था ना, 27% के साथ में। मध्य प्रदेश के बाद में वो पेटी देखो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए दक्षिण की साइड में आ रहे थे वो पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है वो 25% के साथ 2 नंबर पर है। उसके बाद उड़ीसा है वो भी 25% के साथ 3 नंबर पे। कर्नाटक जो राज्य है वो 11% के साथ में 4 नंबर पे। और आंध्र प्रदेश राज्य, जहाँ पे मैग्नीज उत्पादित होता है, 10% भारत का। और अन्य जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 2%। इस प्रकार हमने यहाँ पे टॉप जो हैं वो 5 राज्य जो हैं उनकी बात करी है, जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है। भारत का अधिकांश मैग्नीज यहीं निकलता है ना। तो ये आपको याद करना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यही याद करना है और यही आपको लिखना है। ये प्रतिशत के अंदर उत्पादन बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। ये बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ मिल रहा था, सबसे ज़्यादा जो है वो है उड़ीसा के अंदर। ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य है, ठीक है। 49% जो है वो यहाँ बॉक्साइट प्राप्त होता है। उसके बाद उड़ीसा जो पूर्व में है और गुजरात पश्चिम के अंदर। गुजरात में देखिए 24% बॉक्साइट एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। फिर झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8%, और अन्य स्टेट्स के अंदर जो है वो 2% मिलता है। तो ये बॉक्साइट के अंदर भी आपको क्या करना है, इन 5 राज्यों के नाम ध्यान रखना है, जिसमें उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न राज्य है ना। ये पेटी छोटा नागपुर के पठार वाली पेटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं, लगभग सारे खनिज यहीं मिलते हैं। इसलिए बॉक्साइट खनिज यानी एल्यूमिनियम कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो उसमें भी आपको यही बताना है। यदि बॉक्साइट नहीं आए, एल्यूमिनियम कहीं लिखा हुआ आ जाए, तो भी आपको इन्हीं राज्यों के नाम बताना है ना। तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिना, और उससे फिर एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के बाद में आप देखिए, अब लास्ट में जो है वो चूना पत्थर की हम बात कर लेते हैं। चूना पत्थर एक कच्चा पदार्थ है, जो कि चूना पत्थर किस लिए चाहिए होता है, चूना पत्थर जो होता है
वह है जहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित हम करते हैं। जो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर एक प्रमुख जो है वो कच्चे माल के रूप में काम में आता है ना। तो चूना पत्थर है जहाँ पे सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अब देखिए चूना पत्थर कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। चूना पत्थर में हमारा स्टेट राजस्थान है, वो सर्वोपरि है, जो कि 21% पूरे भारत का 21% चूना है वो यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद में राजस्थान का पड़ोसी है मध्य प्रदेश, 11% है। आंध्र प्रदेश 11% है। छत्तीसगढ़ जहाँ पे अब जो है वो सीमेंट का जो व्यापार है वो बहुत अधिक विकसित हो रहा है, वहाँ पे उद्योग विकसित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर भी। कर्नाटक के अंदर 10% है। गुजरात में 8% है। तमिलनाडु में भी 8, और तेलंगाना जो नया स्टेट है वहाँ पे 8% के साथ में, यानी अन्य स्टेट्स में 13%। कुल मिलाकर के जो 100% यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो ऊपर वाले जो राज्य हैं वो हमको ध्यान रखना है। जो 2 फिगर के अंदर जो है ना जितने भी जो प्रतिशत दिया गया है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इनको हमको याद रखना है कि यहाँ यहाँ चूना पत्थर का उत्पादन ज़्यादा होता है। और चूना पत्थर जो है किसके लिए सहायक होता है? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में। आज के इस वीडियो के अंदर देखिए हमने मिनरल्स की बात करी। अगले वीडियो में हम उद्योगों की बात करेंगे कि भारत के अंदर प्रमुख उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं ना। शायद मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। आगामी एग्जाम्स के अंदर कक्षा 10 के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियरी होना चाहिए। इस वीडियो को आप बार बार देख करके आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। इन राज्यों के नाम याद कर लीजिए, इनका प्रतिशत याद कर लीजिए, उन स्थानों को आप मानचित्र में देख के याद कर लीजिए। यहाँ से नहीं तो अपनी बुक से याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। और आपको यही डेटा जो है वो अपनी जो कॉपी है आपकी, है ना, एग्ज़ाम कॉपी, उसके अंदर आपको इन्हीं डेटाज को लिखना है। कुछ परिवर्तन करके आप लेटेस्ट डेटा लिखने की कोशिश ना करें, है ना। जो बुक में है आपको वही लिखना है, वही आपके लिए ऑथेंटिकेटेड होंगे और वही आपके लिए सही होंगे और वही आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ मैप्स लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।